पॉलिटिकल वर्ल्ड बाय दीपा झा। गाइस, आज हम अपने पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया यानी भारत में लोक नीति डीएससी कोर के यूनिट 2 के सेकंड पार्ट को देखेंगे, जिसमें हमने फर्स्ट पार्ट पहले कवर कर चुकी हूँ, तो मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिया। गाइस, जिन्होंने नहीं देखा होगा तो वो फर्स्ट मेरे प्लेलिस्ट में जाना चैनल पे, तो आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी हमारे सारे कोर्सेज से रिलेटेड 6 सेमेस्टर बीए पॉलिटिकल ऑनर्स। और एज यू नो, आई एम प्रोवाइडिंग माई ओन ऑल नोट्स ऑन दिस चैनल, सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स मोर एंड मोर। थैंक यू सो मच। जिन्होंने पहले सब्सक्राइब कर रखा है उनके लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू गाइस। एंड तो आज हम पढ़ते हैं अपने सेकेंड पार्ट को, द एनालिसिस ऑफ पॉलिसी इन द कॉन्स्टेंट कंटेंस्ट ऑफ द थ्योरीज ऑफ स्टेट, यानी कि राज्य के संदर्भ में लोक नीति की जो विश्लेषण है उसके संदर्भ में हम सेकेंड पार्ट में देखेंगे गाइस। तो इस वीडियो में आज हम 2 क्वेश्चन को कवर करेंगे गाइस। फर्स्ट क्वेश्चन है, अभिजात वर्ग जनसाधारण सिद्धांत पर चर्चा कीजिए, यानी जो अभिजात वर्ग होते हैं उनसे रिलेटेड उनका क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारी राज्य की लोक नीति पर। एंड सेकंड क्वेश्चन इज, राज्य पर वैश्विक सिद्धांत के प्रभावों को उजागर कीजिए, यानी राज्य की जो नीतियाँ होती हैं उनका वैश्विक सिद्धांत यानी जो ग्लोबलाइजेशन है उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। तो गाइस, हमें प्रस्तावना में ऐसे लिखना है, राजनीति शक्ति पर साहित्य का अधिकांश भाग, साहित्य यानी लिटरेचर्स का अधिकांश भाग पड़ता है, जिसमें अभिजात वर्ग भी है। अभिजात वर्ग सिद्धांत परिप्रेक्ष्य को अपनाता है। अभिजात वर्ग क्या होता है गाइस, जैसे कि हम जानते हैं जो अमीर वर्ग को अभिजात वर्ग कहा जाता था पहले, और अभिजात वर्ग में जिसमें पढ़े लिखे लोग भी आते हैं और अमीर रिच लोग आते हैं, पीपल आते हैं, जिसमें जनसाधारण से पता चलता है कि कुछ जो अभिजात वर्गों के हाथ में सत्ता होती थी कि जिनके पास ज़्यादा पैसा होता है वो वोट भी खरीद लेते हैं, तो उनके हाथ में अधिकतर सत्ता देखी जा सकती है जो अभिजात वर्ग होता है। तो अभिजात वर्ग जो है वो जनसाधारण के अनुसार नीति निर्माण की एक प्रक्रिया भी बनाते हैं। अभिजात वर्ग जो अमीर लोग होते हैं वो जब सत्ता में बैठ जाते हैं, उनके पास शक्ति आ जाती है, तो वो लोगों के लिए भी कार्य करते हैं। वो तथा सत्ता का जो सिद्धांत है वो समाज में सत्ता के साथ शिखर पर अभिजात वर्ग ही है, अभिजात वर्ग के हाथ में रहता है। सत्ता के बिना निम्न स्तर पर जनसाधारण वर्ग जो है ना, जो नॉर्मल लोग होते हैं या गरीब लोग होते हैं, वो सिद्धांत यह भी दर्शाता है कि अभिजात वर्ग जिसके सदस्य सामान्य मूल्यों को साझा करते हैं, यानी नॉर्मल वैल्यूज़ को ये दिखाते हैं, जिनके पास अधिक पैसा होता है, एजुकेशन होती है, शक्ति होती है, वे जनता पर शासन करते हैं, है ना। अर्थात उन पर जो लोक नीति के बारे में उदासीन और अज्ञानी हैं उन लोगों के ऊपर शासन किया जाता है, अच्छे लोगों के द्वारा या अभिजात वर्गों के द्वारा। एक वातावरण जिसकी विशेषता यह भी एक ऐसा एटमोसफेयर होता है अभिजात वर्ग जिसमें उदासीनता और सूचना विकृत होती है, डिफरेंसी होती है। अभिजात वर्ग जो है नीतिगत मामलों पर जन समुदाय के, अभिजात वर्ग के जो पीपल होते हैं, लोग होते हैं, वो जन समुदाय लोगों के विचारों को और अधिक प्रभावित करते हैं, उनके थॉट्स को भी इम्पैक्ट करते हैं, है ना, प्रभावित करता है। जबकि जनसाधारण अभिजात वर्ग के विचारों को कम प्रभावित करता है, यानी जनसाधारण नॉर्मल लोगों की बहुत सारी इच्छाएं होती है, तो वो ज़्यादा सभी इच्छाएं तो पूरी नहीं की जा सकती ना राज्य द्वारा या अभिजात वर्ग के द्वारा। तो इसमें ये कहा जा रहा है इस नीति अभिज्ञान जो होता है या अभिजात वर्ग से होते हुए भी नीचे की ओर जन सामान्य तक पहुँचती है, जो नीति भी बनती है, पॉलिसीज़ बनती है, तो सबसे ज़्यादा इसका फ़ायदा बड़े लोग या अभिजात वर्ग के लोग उठा लेते हैं। तो इस प्रकार हम नीति निर्माण का अध्ययन करने का जो मार्ग है ना, अधिकतर दृष्टिकोण ये दृष्टिकोण बहुत महत्वपूर्ण है किसी भी नीति विश्लेषण को करने में अभिजात वर्ग का। तो यह दृष्टिकोण निर्णय लेने को कुछ ऐसे रूप में देख सकते हैं हम कि जो शक्ति की संरचना है, जो पावर की जो एक तरीके से स्ट्रक्चर है, वो वर्गों में बटा हुआ एक तरीके से रुचि, समूह, नौकरशाही और राजनीतिक व्यवस्था आदि से प्रभावित होते हैं और निर्धारित होते हैं। बर्कलैंड नाम के एक विचारक हैं गाइस, उनके अनुसार अभिजात वर्ग के अंतर्गत नीति निर्माण में सबसे अच्छे शिक्षित, सबसे धनी और सबसे शक्तिशाली अभिजात वर्ग प्रभुत्व रखते हैं। जैसे कि मैंने आपको ऊपर भी बताया कि अभिजात वर्ग में धनी, रिच पीपल्स, एजुकेटेड पर्सन, ये सब इंक्लूडेड होते हैं। तो अभिजात वर्ग के परिप्रेक्ष्य में हम लोक नीति को देख सकते हैं। शासक अभिजात वर्ग के अधिमानों और मूल्यों के रूप में हम देखा जा सकता है। प्रशासनिक अधिकारी लाइक एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस के जो होते हैं ऑफिसर्स होते हैं और नौकरशाही केवल अभिजात वर्ग द्वारा ही तय की गई नीतियों में लागू करते हैं। हालांकि ये सिद्धांत समाजशास्त्री सी राइट नाम के एक विचारक है, उनके अनुसार उनके थॉट के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन इसकी उत्पत्ति जो है गेटानो मॉस के नाम के एक विचारक है विल्फ्रेडो पर ही के रूप से कार्य करे जाते हैं। विल्फ्रेडो पेरेटो नाम के विचारक उनके कार्य से हुई है। उन्होंने तर्क दिया है कि कार्ल मार्क्स के विपरीत जो कार्ल मार्क्स की थॉट थी समाजवादी साम्यवादी, उसके लिए उत्कृष्टता अनिवार्य है, उसके लिए बहुत कुछ चीज़ें ज़रूरत होती है और यह वर्ग विहीन समाज का एक मिथक है। उनकी एक सोच है जो सच नहीं हो सकती, वर्ग विहीन ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी समाज में कोई भी वर्ग ना हो, क्योंकि हम अपने इतिहास काल से देखते हैं गाइस, वर्ग
रहता ही है समाज में। और अभी भी हम देख सकते हैं, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, जाति वगैरह सभी वर्ग में बटे रहते, कैटेगरीज बनी रहती हैं, तो वो अभी मुश्किल लगती है कार्ल मार्क्स की थॉट। तो उन्होंने ये बताया कि लोकतंत्र को राजनीति के रूप में देखा जा सकता है। हम लोकतंत्र डेमोक्रेसी में पॉलिटिक्स को देख सकते हैं, जिसमें अभिजात वर्ग के लोग जो है वोट के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, कॉम्पिटिशन करते हैं, ताकि वे अभिजात शासन के लिए वैधता को सुरक्षित कर सकें, अपने वोट ले सकें, अपने आप को सिक्योर कर सकें। मॉस्का के विचारों पर भी ध्यान आकर्षित करते हुए रॉबर्ट विल्सन ने कहा है कि राजनीतिक दलों के अध्ययन में जब भी हम पॉलिटिक्स पार्टीज की स्टडी करते हैं तो उसमें तर्क दिया जाता है कि अभिजात तंत्र का एक लौह कानून था, यानी कि जो अभिजात वर्ग है वही सबसे ज़्यादा मजबूत होते हैं, जो संगठनों में संचालित था। समय के साथ साथ अभिजात वर्ग अपने स्वयं के हितों और लक्ष्य को उत्पन्न करते रहते हैं, यानी अभिजात वर्ग जो होते हैं वो खुद के हितों को भी पूर्ति करते हैं, जो कि आम लोगों से अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं। आम लोगों की इच्छा और अभिजात वर्ग की इच्छा समान तो हो नहीं सकती ना गाइस, इसलिए वो कहते हैं अलग होते हैं। डलहर और लिन ब्लाम नाम के विचारों के अनुसार नीति निर्माण की जो प्रक्रिया है, डिसीजन मेकिंग की जो प्रक्रिया प्रोसेस है, उनके संशोधित करने अवलोकन करने में भी शक्तिशाली पक्ष के रूप में हम अभिजात वर्ग को देख सकते हैं। ये कम शक्तिशाली, यानी जो कमज़ोर लोग होते हैं या कम धनी होते हैं, गरीब होते हैं, वो कम संसाधन होता है उनके पास, प्रतिकूल परिस्थिति के लिए वो कार्य करते हैं। अभिजात वर्ग जनसाधारण के सिद्धांत के कथन देखते हैं, क्या इंपॉर्टेंट इसके कथन हैं। तो अभिजात वर्ग जनसाधारण सिद्धांत के कुछ महत्वपूर्ण कथन इस प्रकार है। पहला है, समाज में सत्ता के साथ अभिजात वर्ग शीर्ष पर है। हम जैसे कि अभी भी देख सकते हैं शीर्ष पर ये ऊपर स्थान पर रहते हैं, जो कि शासन करते हैं। शासन करने वालों के पास ज़्यादा पैसा होता है आजकल, हम अभी भी देख सकते हैं रिच होते हैं वो लोग, और लोक नीतियों पर निर्णय लेने में ये शक्ति भी रखते हैं, अपने पावर रखते हैं। जब वो पार्टीज़ में जा चुके तो उनके पास पावर होती है कानून बनाने का, और नीचे के बिना शक्तिशाली लोग जो जनता होती है उन पर वो शासन करते हैं, तो जनता शासित होती है। और जिनके पास लोक नीतियों पर निर्णय लेने के अधिकार नहीं होते हैं, नहीं लोगों के पास तो, हमारे पास तो निर्णय लेने का अधिकार नहीं है ना, क्योंकि हम तो केवल राय दे सकते हैं, डिमांड कर सकते हैं, परंतु वो कौन बनाएगा, रूल्स कौन बनाएगा, रेगुलेशंस ऑफकोर्स पार्टीज़ के लोग बनाएंगे, विधायक बनाएंगे या अभिजात वर्ग बनाएंगे। सेकंड, अभिजात सदस्यों को समाज के उच्च सामाजिक आर्थिक स्तर से अनुपातहीन रूप से लिया जा सकता है, यानी देखा जाए तो समाज में जो उच्च वर्ग के लोग होते हैं, जिनका आर्थिक पैसे से रिलेटेड वो मजबूत रहते हैं, तो वही अधिक सीट प्राप्त कर लेते हैं। तो वे सामान्य मूल्यों को साझा करते हैं, बताते हैं कि हाँ हम जानते हैं लोगों की परेशानी, परंतु वो अधिकतर नहीं जानते। अपेक्षा उनके पास अभिजात वर्ग जो धन, शिक्षा, व्यक्ति सभी अधिकार होते हैं, तो वो कमज़ोर लोगों की ज़्यादा इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर पाते। थर्ड है, अभिजात वर्ग के आधार जो सामाजिक प्रणाली के सामान्य मूल्यों पर आम सहमति को साझा करते हैं। ये जो सभी मानते हैं उन पर साझा भी करते हैं। निजी संपत्ति, सीमित सरकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की पवित्रता में भी विश्वास रखते हैं। फोर्थ है, लोक नीतियाँ यह नहीं दर्शाती कि मांग क्या है, डिमांड क्या है लोगों की, बल्कि शासकीय अभिजात वर्ग को अधिक प्राथमिकताएं महत्व देती है, यानी कि इसकी एक तरह से आलोचना भी कह सकते हैं कि ये जो है अभिजात वर्ग केवल अपने लिए ही कार्य करते हैं, लोगों के लिए कम। फिफ्थ है, अभिजात वर्ग नीति मामलों पर जनता के विचारों को अधिक आकार देते हैं, शेप तो देते हैं कि हाँ जनता के सभी अधिकार हैं, जनता के विचार हैं, जबकि जन सामान्य अभिजात वर्ग के विचारों को कम प्रभावित करते हैं। उनके जनसाधारण नॉर्मल लोग जो होते हैं उनसे ज़्यादा इम्पैक्ट प्रभावित नहीं होते। सिक्स्थ है, अभिजात वर्ग जनसाधारण के संघर्ष के क्षेत्र को स्वीकार करता है ना, यानी कि जो अभिजात वर्ग है वो जनसाधारण नॉर्मल लोगों के सिद्धांत के संघर्ष को भी, जब लोग संघर्ष करते हैं, अपनी मांग करते हैं, डिमांड करने के लिए आंदोलन करते हैं, तो उनको स्वीकार कर लेते हैं, उसको कानून बनाने के रूप में मान लेते हैं। नेक्स्ट अब गाइस हम देखते हैं अभिजात वर्ग यानी जनसाधारण सिद्धांत का आलोचनात्मक मूल्यांकन, उसका एवल्यूशन देख लेते हैं, क्रिटिसिज्म क्या किया गया है। अभिजात वर्ग जो है जनसाधारण दृष्टिकोण है, हमने पढ़ा ऊपर भी, तो नीति प्रक्रिया के कई दृष्टिकोणों की तरह ही आलोचना के अधीन है, इसकी भी आलोचना होती है। जैसे हमने पहले वीडियोज़ में गाइस पढ़ा था लोक नीति के संदर्भ में कि मार्क्सवादी क्या कहता है, उदारवादी क्या कहते हैं, या बहुलवादी विचारक के अनुसार नीति निर्माण क्या था या नीति विश्लेषण क्या है। इसी प्रकार इस टॉपिक में, इस वीडियो में आज हम अभिजात वर्ग के विषय में पढ़ रहे हैं, साथ में वैश्विकरण के बारे में भी पढ़ेंगे आगे। सो इसमें बताया जा रहा है सर्वप्रथम सामान्य सिद्धांत के अनुसार निर्णय निर्माण जो है, जो भी डिसीजन मेकिंग है वो प्रक्रिया है जो कि अभिजात वर्ग के लाभ के लिए कार्य करती है ना, ऊपर भी हम पढ़ चुके हैं, जिसमें शक्ति संकेंद्रित होती है उनके पास होती है। यह सिद्धांत मानता है कि लोक नीति जो है जनता की मांगों को इतना अधिक नहीं दर्शाती, क्योंकि यह अभिजात वर्ग की प्राथमिकताओं को दर्शाता है। इसलिए लोक नीति में परिवर्तन के स्वयं के मूल्य
और विकल्पों द्वारा पुनः परिभाषित होने के परिणाम स्वरूप है। अर्थात लोगों की इच्छाओं को कम देखते हैं और अपनी इच्छाओं को अधिक देखते हैं, क्योंकि अभिजात लोग जो है सामाजिक व्यवस्था के संरक्षण में आम सहमति को साझा करते हैं, कंसिडर करते हैं। लोक नीति निर्माण में परिवर्तन और सुधारों के माध्यम से लाए जा सकते हैं, कुछ चेंजेस लाए जा सकते हैं अगर लोग डिमांड करें तो, जबकि प्रणाली या व्यवस्था जोखिम में आ जाएगी। कुछ ना कुछ अगर इनकी सीट हट जाएगी तो सीट नहीं हट देते ना ये लोग, पावरफुल जो पर्सन होते हैं। इसलिए प्रणाली की स्थिरता, प्रणाली में अंतर्निहित मूलभूत मूल्यों के बारे में आज सहमति से साझाकार पर निर्भर करती है। डिपेंड करता है कि हम कितने कंसिडर हैं, हम कितना समझते हैं किसी की भावनाओं को या पार्टी के मूल्यों को। केवल आम सहमति के भीतर आने वाली नीतिगत विकल्पों को ही ध्यान में रखा जाता है कि आम लोग क्या किस नीति पर सहमति दे रहे हैं। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं कि अभिजात वर्ग जो है वो नीति निर्माण प्रक्रिया में जनता का एक कल्याणकारी महत्वपूर्ण तत्व भी हो सकता है ना गाइस, कि वो लोगों की इच्छाओं की पूर्ति के लिए कार्य करे, लेकिन कल्याणकारी की जो जिम्मेदारी है वो जनता की अपेक्षा अभिजात वर्ग के कंधों पर होती है। लोग तो डिमांड करते हैं और जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर होती है, अभिजात वर्ग के ऊपर, क्योंकि वही शासक है। दूसरा, अभिजात वर्ग का मत यह है कि जनता जो है ना वो लोक नीति के विषय में उदासीन है, उन्हें कम पता है, कम ज्ञानी होते हैं, जनता को नहीं पता कि किस प्रकार बनना है। यह पाया गया है कि अभिजात वर्ग जो है नीति के प्रश्नों पर जनता के विचारों और भावनाओं की चालाकी से प्रभावित भी करते हैं, उन्हें इम्पैक्ट करते हैं कि आप लोगों को नहीं पता। जबकि हम देखें जनता के नहीं, अभिजात वर्ग के मूल्यों पर ही हम देख सकते हैं कि वो सभी नीतियाँ बनती हैं और विचारों को प्रभावित कर पाती है। अभिजात जो शक्ति हैं, अभिजात वर्ग की जो शक्तियाँ हैं, रिच पीपल्स की जो शक्ति है, वो प्रभुत्व के छिपे हुए आयामों के अध्ययन के रूप में गुएंटा नाम के एक विचारक 1980 में उन्होंने कहा था कि सत्ता राजनीति का एक आयाम है। सत्ता जो सीट जो है राजनीति पॉलिटिक्स का एक पार्ट होता है, क्योंकि इसमें अर्थ मीनिंग जो इसका प्रतिमानों, सामाजिक निर्माण के पीछे की शक्ति प्रक्रियाओं का पता लगाना शामिल हो सकता है, जो कि का कार्य करने के लिए सेवा प्रदान करता है। यानी एग्जाम्पल दे रखा है, का मीन्स की अभिजात के कार्य करने के लिए सेवा प्रदान करता है और विश्वास करता है कि खा को लाभ होगा, अर्थात जनता को लाभ होगा। परंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता, का को ही लाभ मिलता है, अर्थात अभिजात वर्ग को लाभ मिलता है और गरीब जनता खा को हानि होती है ना। तो अब गाइज हम अपना वैश्विक सिद्धांत के रूप में देखते हैं। वैश्विक सिद्धांत हमारा जो ग्लोबलाइजेशन के प्रिंसिपल्स हैं और उनका राष्ट्र नीति पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो हम इस प्रकार इसका प्रभाव देखते हैं। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल प्रिंसिपल ऑन द नेशनल पॉलिसी एंड इट्स एनालिसिस। जैसा कि हम सभी जानते हैं गाइस, वर्तमान में वैश्विक सिद्धांत बड़े पैमाने पर विकसित हुआ है ना। ग्लोबलाइजेशन बहुत ज़्यादा विस्तृत रूप पे फैल चुका है वर्तमान में, और उस प्रक्रिया में सिद्धांत में समकालीन नीति निर्माण योगदान दिया है, उसमें भी चेंजेस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है नीति निर्माण। जैसा कि हम पहले ही बताया जा चुका है कि विश्व प्रणाली के अंतर्गत भीतर जो है राजनीतिक प्रणाली भी कार्य करती है ना, पॉलिटिक्स का प्रोसेस भी काम करता है। और राजनीतिक प्रणाली की सीमाएं अब बाहर के दबाव हो, यानी कि बाहर के देशों के दबाव हो और प्रभाव से राष्ट्रीयकरण अभेद नहीं है, यानी बचा नहीं है। परस्पर निर्भरता के बढ़ते संबंधों के परिणाम स्वरूप, यानी जब अब देशों एक दूसरे देशों में, हम चाहे रूस हो, अमेरिका हो या भारत हो, का संबंध हो, जो हम सब संबंध पढ़ते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि सब इंटरडिपेंड है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, चाहे वो व्यापार से संबंधित हो या अपने उद्योगों को चलाने से बहुराष्ट्रीय कंपनी के द्वारा। तो अब डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो इसी के परिणाम स्वरूप ग्लोबलाइजेशन को हम देख सकते हैं अपनी दुनिया में। तो स्वरूप दुनिया एक सामाजिक व्यवस्था बन गई, एक तरीके से ग्राम बन गया है। हमें पता है ना गाइस, जस्ट लाइक ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक, या कहे तो एक देश से दूसरे देश या अन्य देशों में किसी वस्तु, पूंजी, विचारों और तकनीकी का इधर से उधर जाना प्रवाह ही वैश्वीकरण कहलाता है, जो कि हम वर्तमान में देख सकते हैं। बहुत अच्छे से ये मुद्दा उभर कर रहा है। मुद्दा यह भी है कि अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां जो हैं, जिन्हें प्राय राज्य का खोखला होना कहते हैं, कि जो अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां आके स्थापित हो जाती है किसी भी देश में, वो होलिंग ऑफ आउट ऑफ स्टेट हो जाती हैं तथा राष्ट्रीय विश्व की अर्थव्यवस्था के बीच एक नए प्रकार का रिलेशन स्थापित कर देती हैं, जिसमें गिडनेस नाम के विचारक हैं 1989 में उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय निगम जो अंतर्राष्ट्रीय निगम इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं, वो बढ़ते आर्थिकरण, एकीकरण और संचार तथा मीडिया वैश्वीकरण के ऐसे ही कारक हैं जो कि वैश्विकता के लिए बनाए जाते हैं ना। मीडिया वगैरह के द्वारा ही हम वैश्वीकरण को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि एक देश की घटना जो घटती है वो सभी विश्व के सभी भागों में पहुँच जाती है खबर के रूप में, चाहे वो न्यूज़पेपर हो, इंटरनेट हो, हर तरीके से हम वैश्विकता को देख सकते हैं, वैश्वीकरण को देख सकते हैं। वैश्वीकरण के तहत ही वैश्वीकरण जो शब्द है वो व्यापक ध्यान मान्यता प्राप्त हो गई है। एलेब्री नाम के एक विचारक, उन्होंने 1990 में के अनुसार ये कहा है कि वैश्वीकरण से तात्पर्य उन सभी प्रक्रियाओं, उन सभी प्रोसेस से है जिनके द्वारा दुनिया के लोगों को एक ही वैश्विक समाज में शामिल किया जाता है। जैसे लाइक एक लगता है कि दुनिया एक गाँव है, ग्राम बन गया है। वह कहते हैं कि वैश्विकता उन शक्तियों में से एक है, उन सभी शक्तियों में से एक है जो वैश्वीकरण के विकास में सहायता करती है, हेल्प करती है। लाइक वैश्वीकरण की जो धारणा है
उसमें निहितार्थ है कि नीति निर्माण जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं, डिसीजन मेकिंग होती है, उसमें निर्माताओं को वैश्विक संदर्भ में भी कार्य सूची में देखना चाहिए कि वैश्विक स्तर पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, हमारी नीति का गलत इम्पैक्ट तो नहीं पड़ता। तो इस तरीके से एक देश की नीति निर्माता विदेशी में सहकर्मियों की सफलता जो है अनुसरण करना चाहता है। हम दूसरे देश में अगर अच्छी पॉलिसीज़ चल रही है तो वो हम उनकी एनालिसिस करके अपने देश में भी उन पॉलिसीज़ को बना सकते हैं। वैश्विक वातावरण में उन चिंताओं के अभिसरण की बात भी करना संभव है जिनके लिए वैश्विक रणनीति यानी विश्व तौर पे जो रणनीति तैयार की जा सकती है। वैश्विक संदर्भ में गाइस हम अधिक से अधिक मुद्दों को लोक नीति निर्माण के लिए देश के संवैधानिक ढांचे के बाहर बड़ी ताकतों द्वारा निर्मित किया जाता है। नीति का ये जो एजेंडा है अब वैश्विक पर्यावरण का हिस्सा बन रहा है ना। जो नीतियाँ बनती है वो वैश्विक स्तर पर भी हमें उभर कर दिखती हैं। वैश्वीकरण के साथ राष्ट्र राज्य जो हैं और अन्य देशों के बीच जो बातचीत होती है, मीटिंग्स होती है, उसका एक बड़ा कार्य क्षेत्र है। एक राष्ट्र राज्य नेशनल स्टेट जो है अब नीतिगत एजेंडे पर कम नियंत्रण यानी राज्य का ना बहुत कम नियंत्रण दिखता है एक स्टेट पर, क्योंकि वो दूसरे देशों के भी नागरिकों को या देखा जाए तो कंपनियों को आने देते हैं कम टैक्स पे भी, ताकि अपने देश में वो विकास कर सके अपना, है ना। तो क्योंकि अब ये 20वीं सदी है, उत्तरार्ध में हम अधिक प्रयोग में देख सकते हैं इन सभी रिलेशंस को। राष्ट्रीय दृष्टिकोण से देखें तो इसका अर्थ है कि नीतिगत एजेंडा वैश्विक हो सकता है, लेकिन नीति निर्माण की जो क्रियान्वयन या नीति हम बना रहे हैं अपने देश में, क्रियान्वयन अभी भी राष्ट्रीय बने हुए हैं, यानी नेशनल हम अब स्टेट्स ही बनाते हैं हमारे। ऐसा नहीं कि हम विश्व साम्राज्यवाद नहीं है, ये नव साम्राज्यवाद के रूप में समझा जा सकता है। इस प्रकार राष्ट्रीय कंपनियां जो होती हैं, नेशनल जो कंपनीज होती हैं, राष्ट्रीय बहुराष्ट्रीय कंपनी तथा विश्व अर्थव्यवस्थाओं के बीच एक नई तरीके का पारस्परिक संबंध स्थापित हो गए, एक न्यू रिलेशन एस्टेब्लिश हो गया इनके बीच में। वैश्विक राजनीति ने राष्ट्रीय नीतियों के निर्धारण में विशेषकर विकासशील देशों यानी जैसे लाइक डेवलपिंग कंट्रीज, इंडिया में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वैश्विक मुद्दे जैसे राष्ट्रीय मुद्दों को परस्पर प्रभावित करते हैं। हम देखते हैं विश्व में जो मुद्दे चल रहे होते हैं वो हमारे नेशनल नीतियों को भी इम्पैक्ट करते हैं, जो बदले में स्थानीय स्तर पर परस्पर प्रभाव डालते हैं। वैश्वीकरण का मानना है कि ये स्तर जो लेयर्स हैं निरंतर अधिक और संवाद यानी बातचीत चलती रहती युक्त और परिव्यय होते जा रहे हैं और एक नई नीति प्रकट हो रही है, एक नई तरीके से पॉलिसी हमें दिखती है। जैसे लाइक हम देख सकते हैं 20 मार्च 2020 के बाद जो कोविड-19 आएगा, जिससे जो महामारी है, इससे भी हम वैश्विक नीति और राष्ट्रीय स्तर पर जो नीतियाँ बन रही हैं उनका क्रियान्वयन का स्पष्ट मामला है, जिनके हम साक्षी हैं। हम देख सकते हैं कि किस प्रकार जो विश्व स्तर पर संयुक्त राष्ट्र संघ फैसला ले रहा था वही हमारे देश भारत भी उसे फॉलो कर रहा था। तो ये एक बहुराष्ट्र ग्लोबलाइजेशन का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, प्रभाव है, जो कि हम सामने से अपने आंखों से देख सकते हैं। नेक्स्ट है गाइस राष्ट्रीय नीति कार्य सूची पर वैश्विक घटनाओं का प्रभाव, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल इवेंट्स ऑन नेशनल पॉलिसी एजेंडा। तो इसमें हम देखते हैं नीति निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रीय व्यवस्था में नीतिगत समस्याओं के संदर्भ में विचार करते समय हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो इंटरनेशनल लेवल पर भी हम वैश्विक मुद्दों का ध्यान रखा जाए। लाइक वैश्विक सिद्धांत की नीतिगत कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लाइक प्रॉब्लम्स होती हैं वैश्विक स्तर पर, लाइक पर्यावरणीय मुद्दे होते हैं, गरीबी और जनसंख्या वृद्धि, HIV एड्स या कोरोना की अभी जो महामारी चल रही है, और औषधि, ड्रग्स और स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे, बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं जिनको हमें अपने देश में पॉलिसीज़ बनाते वक्त ध्यान रखना चाहिए। लाइक व्यापार उद्योग से संबंधित या निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन से संबंधित या आतंकवाद, टेररिज्म, अन्य वैश्विक मुद्दों को, इन सभी का राष्ट्रीय नीति पर हम प्रभाव देख सकते हैं। गिंडेंस नाम के विचारक ने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को व्याख्या करने के लिए और 3 सिद्धांतों की पहचान की है। उन्होंने बताया है कि हम इसे जो ग्लोबलाइजेशन है या वैश्वीकरण है उसका जो इम्पैक्ट है हम साम्राज्यवाद और नव साम्राज्यवाद, इम्पेरियलिज्म एंड न्यू इम्पेरियलिज्म के रूप में हम देख सकते हैं। यह नीति जो होती है पूंजीवाद के विस्तार के उत्पाद के रूप में हम देख सकते हैं। वैश्वीकरण बड़ा है पैसे के कारण या प्राइवेटाइजेशन के कारण। तो यह एक नया आयाम जोड़ा गया जो कि यह कहता है कि स्वतंत्रता से पूर्व जो हम कई राज्य साम्राज्यवाद का शिकार हुए थे, हमारे पर बहुत सारे देशों का शासन हुआ जाता था, परंतु अब 19वीं सदी के या 20वीं सदी के उत्तरार्ध में हम देख सकते हैं वैश्वीकरण के रूप में नव साम्राज्यवाद आ गया है, अर्थात जिसमें कई क्षेत्रों पर लाइक जो हमने ऊपर पढ़े हैं आर्थिक मुद्दों पे वैश्विक हस्तक्षेप देखा जा सकता है। विश्व स्तर पर अब नीतियाँ इम्पैक्ट करती हैं, नीतियों पर, राष्ट्रीय नीतियों पर भी इम्पैक्ट करते हैं ग्लोबलाइजेशन के कारण। सेकंड है निर्भरता यानी डिपेंडेंसी, हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं। अनियमित विकास के कारण वैश्विकता और औद्योगिक विश्व द्वारा अविकसित
विश्व पर, यानी जो अनडेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उन पर अधिकार कर लिया कि हम आपको डेवलप करेंगे, तो इसलिए हम व्यापार करना आवश्यक है। इसलिए डिपेंडेंसी हो गई एक दूसरे पर, अर्थात वर्तमान समय में हर एक देश किसी न किसी देश से, दूसरे देश से वस्तु सामान हम लोग इनपुट और एक्सपोर्ट करते रहते हैं। आयात निर्यात का कार्य चलता रहता है। थर्ड है विश्व प्रणाली, वर्ल्ड सिस्टम ही ऐसा हो गया आजकल। विश्व अर्थव्यवस्था के उत्पाद के रूप में हम वैश्विकता को एक मुख्य अर्ध परिधि सेमी पेरिफेरल के रूप में देख सकते हैं और संबंधों की परिभाषित प्रणालियों को केंद्रीकरण की ओर भी ले जाती है, जैसे कि सभी देश एक तरफ की ओर जा रहे हैं कि पूंजीवाद को अपना रहे हैं। अर्थात अब हम निष्कर्ष देखते हैं गाइस, हमने ऊपर दोनों अपनी थ्योरीज पढ़ ली अबाउट राज्य के ऊपर, राज्य की नीति के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है अभिजात वर्ग का और वैश्वीकरण का। तो गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई होप यू विल डेफिनेटली अंडरस्टूड, दिस इज़ रियली नाइस कॉन्सेप्ट। और नाउ हम अपने आंसर के कंक्लूजन को पढ़ते हैं। अतः अंत में हम कह सकते हैं, निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि विश्व की जो अनिच्छा, यानी विश्व पूरी तरह से इच्छा भी नहीं है ना कि हम किसी के अंडर रहें या अंतर्राष्ट्रीयवादी बना रहे, परंतु फिर भी घरेलू सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर, चाहे वो सामाजिक कल्याण से रिलेटेड हो, व्यापार, उद्योग, कृषि, स्वास्थ्य, है ना, एजुकेशन, परमाणु, युद्धकाल आदि विविधता राष्ट्रीय राजनीति कार्यसूची के विषय जो हैं उन पर वैश्विक मुद्दों के साथ बंधे हुए हम देख सकते हैं, क्योंकि वो इफेक्ट करते हैं। यह विकसित हो रहे हैं, डेवलपमेंट भी हो रहा है, और इसके साथ साथ क्षेत्रीयकरण, लोकल को भी बहुत बढ़ावा मिल रहा है, और इंटरनेशनलकरण भी अब हम देख सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीयकरण भी बढ़ रहा है। वैश्वीकरण जो है, वैश्विक पर्यावरण राष्ट्रीय नीति के निर्माण में भी बहुत कुछ निर्मित करता था। अंत में हम ये व्यापक अनुभव किया गया, एक्सपीरियंस लिया गया है कि विकासशील और साथ ही विकसित देश भी, लोकतांत्रिक देशों में भी नीति के जो एजेंडा होते हैं, कार्यसूची होते हैं, सब वैश्विक ताकतों द्वारा संचालित होती है, अर्थात सभी देशों पर वैश्विक नीतियों का इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन निर्णय या नीति निर्माण की बात करी जाए, उसे लागू करने की क्षमता तो बड़े पैमाने पर राष्ट्र राज्यों के भीतर ही बनी हुई कि राष्ट्र के खुद के देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उन सब के पास अधिकार है, और अभी भी वो खुद ही अपना लोकतंत्र है, सभी राज्य स्वतंत्र हैं, तो अपने जो राष्ट्र राज्य के वो रूल्स रेगुलेशन को वो स्वयं खुद ही बनाते हैं, है ना। इसलिए इधर उधर बिखरने में से एक तनाव के करने के बजाय हम ये ना करेंगे कि हमें ग्लोबलाइजेशन बंद कर देना चाहिए, जिससे वैश्विक स्तर पर घटित होने और राष्ट्रीय प्रभुत्व को बनाए रखने के लिए, यानी हम एक होकर भी कार्य कर सकते हैं ना। और वास्तविकता कहा जा सकता है, वैश्विक एजेंडा के दबाव के बावजूद, ये जो दबाव आता है, कुछ फोर्सेज आते हैं हमारे ऊपर, उसके बाद वास्तविकता यह है कि संकट के समय अगर संकट आता है तो हम एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। सरकारें जो है परस्पर सहयोग से इस अंतर्राष्ट्रीय नीति निर्माण के से पीछे हटने की अपेक्षा सकारात्मक सहयोग से एक दूसरे को पॉजिटिवली सपोर्ट करके हम आगे बढ़ने के लिए प्रवृत्त होते हैं। अर्थात वैश्विक संदर्भ में हम सामान्य मुद्दों, जो नॉर्मल हमारे मुद्दे होते हैं और समस्याओं को अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में तेजी से पहचान सकते हैं, लेकिन निर्णय लेने और कार्यान्वयन अभी भी बड़े पैमाने पर राष्ट्र राज्यों के भीतर ही है, जैसा हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं। वैश्विक सामाजिक आर्थिक ढांचा जो तो विश्व स्तर पर अगर सोशल देखें या इकोनॉमिक ढांचे को देखें, तो राष्ट्र राज्यों की सरकारों द्वारा ही अपनाई जाने वाली राजनीतिक प्रक्रियाओं और नीति निर्माण के साथ सूचना का आदान प्रदान हम कर सकते हैं, ना, एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन देते हैं, लाइक देश विदेश में ये सारी बातें चलती रहती हैं। अब यह महसूस भी किया गया है कि अधिकांश देश अपनी जो मुद्रा है और राजकीय आप्रवास श्रम नीतियों में स्वतंत्र रहना चाहते हैं, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहते और ना ही साम्राज्यवाद के अंतर्गत रहना चाहते हैं, अर्थात हम सब स्वतंत्र हैं। ठीक है गाइज, आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट इज रियली नाइस एंड शॉर्ट वीडियो अकॉर्डिंग टू मी, इट्स रियली नाइस, सो शेयर with your friends. Thank you so much for watching.